हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक की वीडियो में अपन ने 5वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती वाला। अपन ने शुष्क खेती के बारे में पढ़ लिया था, असिंचित खेती के बारे में पढ़ लिया था और किन किन कारणों से राजस्थान में शुष्क खेती को अपनाया जा रहा है ये भी अपन ने पढ़ लिया था। और उसके बाद अपन पढ़ रहे थे शुष्क खेती के सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे? शुष्क खेती के सिद्धांत, यानी शुष्क खेती के क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे नमी संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे बेटा? नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण में जो सिद्धांत है उसमें यानी मृदा के अंदर नमी कैसे की जाए, किन किन उपायों को करके मृदा की नमी संरक्षित की जाए, मृदा के अंदर नमी को बनाए रखा जाए। पहला पॉइंट पढ़ लिया था अपन ने कि मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाएं। अब मृदा की जल धारण क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? यानी खेत में गहरी जुताई कर देंगे। गहरी जुताई के कारण क्या होगा? जैसे ही बारिश होगी, बारिश के कारण पानी क्या हो जाएगा? उस मृदा के द्वारा सोख लिया जाएगा। दूसरा कारण हम पढ़ रहे थे मल्च का उपयोग, यानी मृदा की जो सतह होती है उसके वाष्पीकरण को रोकने के लिए क्या करते हैं? घास फूस, डंठल, अवशेष वगैरह से क्या करते हैं? मृदा की सतह को ढक देते हैं। इससे क्या होता है? उसे मल्चिंग कहते हैं, जिससे जल का ह्रास नहीं होता है। तीसरा पॉइंट पढ़ा था अपन ने, क्या नाम से? मल्च। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की हानि को कम करना। दो पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे। तीसरा पॉइंट डालेंगे पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की हानि को कम करना, यानी प्लांट्स के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको कम कर देने से क्या होगा? नमी का संरक्षण हो जाएगा। और नमी का संरक्षण हो जाएगा जिससे क्या नाम से अपन शुष्क खेती में उसका आसानी के साथ काम में ले सकते हैं। देखो बेटा, इसके बारे में लिखो, वाष्पोत्सर्जन की हानि को कम करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की हानि को कम करने के लिए यानी प्लांट के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? कम करने के लिए वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का रोधी रसायनों का छिड़काव कर देते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायनों का अपन छिड़काव कर देंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे पत्तियों के क्या हो जाते हैं? परागरंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पत्तियों के परागरंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पत्तियों के परागरंध्र बंद हो जाते हैं और मृदा में नमी का संरक्षण हो जाता है।
ये पढ़ लिया अपन ने मृदा नमी संरक्षण का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन के सिद्धांत। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन के सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत तो कौन सा पढ़ा था बेटा हमने? नमी संरक्षण का सिद्धांत। उसके 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, जिसमें मृदा की जलधारण क्षमता को बढ़ा के, मल्च का प्रयोग करके और पौधों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की हानि को कम करके। अब पढ़ेंगे शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत। फसल प्रबंधन का सिद्धांत। अब फसल प्रबंधन में क्या आता है? फसल प्रबंधन में फसलों की जुताई से लेकर और फसल की कटाई तक जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? फसल प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। जैसे फसलों का चयन करना, किस्मों का चयन करना, बुआई करना, बुआई का समय क्या है, वो बीज दर क्या है, पौधों की संख्या क्या है, खाद उर्वरक क्या है, इन सभी के बारे में इस सिद्धांत में यानी फसल प्रबंधन के सिद्धांत में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो इसमें शुष्क खेती में शुष्क खेती में फसल प्रबंधन फसलों का चयन, किस्मों का चयन, फसलों का चयन, किस्मों का चयन, बीजों की बुआई, जुताई, बुआई, खाद उर्वरक, जुताई, बुआई, खाद उर्वरक, यानी शुष्क खेती में किन किन फसल प्रबंधन का, फसलों का चयन का, किस्मों का चुनाव का, जुताई का, बुआई का और खाद उर्वरक का, खरपतवार नियंत्रण आदि सिद्धांतों क्या की जाती है? पालना की जाती है। खरपतवार नियंत्रण आदि सिद्धांतों की पालना की जाती है। जो निम्न प्रकार से है, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन फसलों का चुनाव। इसका चुनाव, फसलों का चुनाव। अब फसलों के चुनाव में हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए शुष्क खेती के लिए जो कम अवधि वाली होनी चाहिए, कम जलमांग वाली होनी चाहिए, कम अवधि में पककर तैयार होने वाली चाहिए। ऐसी फसलों का हमें क्या करना चाहिए? शुष्क खेती के अंदर चुनाव करना चाहिए। देखो शुष्क खेती के लिए सूखा सहन करने वाली, कम अवधि वाली,
कम जलमांग वाली, वह कम समय में पककर तैयार होने वाली, वह कम अवधि में पकने वाली, वह कम अवधि में पकने वाली फसलों का चुनाव किया जाता है। फसलों का चुनाव किया जाता है, यानी शुष्क खेती में कैसी फसलों का चुनाव किया जाना चाहिए, यानी उनकी अवधि क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सूखा सहन करने वाली होनी चाहिए, कम समय में पककर तैयार होने वाली चाहिए। इन सभी क्वालिटी वाली, इन सभी गुणवत्ता वाली फसलों का हमें शुष्क खेती के अंदर क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। जैसे आपको लिखा हूं ज्वार है, बाजरा है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, तारामीरा है आदि, ऐसी फसलों का हमें क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे किस्मों का चुनाव, यानी फसल का चुनाव तो कर लिया, अब किस्मों का चुनाव, यानी इनमें भी कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो बहुत कम समय में और बहुत कम जलमांग वाली होती हैं। किस्मों का चुनाव, किस्मों का चुनाव, फसल का चुनाव करने के बाद, यानी यहाँ पे फसल का चुनाव करने के बाद फसलों का चुनाव करने के बाद उनकी ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, उनकी ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो, यानी ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं, जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं। यदि फसल खेत में लॉन्ग टाइम रहेगी तो उसे पानी की क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए क्या नाम से कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्म की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे खेत की जुताई, जैसे आपको कम अवधि वाली किस्में बताता हूं, जैसे आपको जैसे बाजरा है, जैसे बाजरे की कुछ वैरायटी आती है शुष्क खेती के लिए, जैसे राज MH 169, MH 169 है, और RHB 173, RHB 173, और जैसे बाजरे के बाद जैसे आपको बताऊं ज्वार है, ज्वार की कुछ किस्में हैं, जैसे CSH 14, CSH 14 और SBB 96। इसी तरह जैसे, यानी ऐसी किस्मों का क्या करना चाहिए, हमें चुनाव करना चाहिए। अब क्या नाम से तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दो के बाद तीसरा पढ़ेंगे खेत की जुताई,
खेत की जुताई। अब खेत की जुताई यानी खरीफ की फसलों की गहरी जुताई करें, इससे वर्षा का पानी क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में उनके द्वारा सोखा जाएगा। लिख लो टेस्ट में, खरीफ की फसलों की गहरी जुताई करें, खरीफ की फसलों की गहरी जुताई करें, जिससे यानी खेत की गहरी जुताई करेंगे तो क्या नाम से वर्षा का पानी अधिक से अधिक मात्रा में मृदा के द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे वर्षा के द्वारा वर्षा का पानी मृदा के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में सोख लिया जाता है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, बुआई। चौथा पॉइंट है बुआई। शुष्क खेती में और शुष्क खेती की सफलता के लिए बुआई का समय, उसकी डेट, बीज दर, पौधों की संख्या, बीज का उपचार, इन सभी का हमें शुष्क खेती के अंदर विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, शुष्क खेती की सफलता के लिए शुष्क खेती की सफलता के लिए बुआई का समय, बुआई का समय, बुआई की विधि, बुआई की विधि, बुआई की विधि, बीज दर, पौधों की संख्या, बुआई का समय, बीज दर, बुआई की विधि और पौधों की संख्या और बीज उपचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी यदि अपन शुष्क खेती अपना रहे हैं तो उसमें बुआई के समय का, उनकी बीज दर का, पौधों की संख्या का, बीज उपचार का, इन सभी बातों का हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि इन सभी बातों का हमें ध्यान रखेंगे तो हमें शुष्क खेती के अंदर सफलता नहीं मिलेगी। अगला पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, बुआई का समय। यानी हमें फसल की ऐसे समय बुआई करनी चाहिए कि क्या नाम से उससे हमें अच्छी उपज प्राप्त हो। देखो पहला पॉइंट बेटा, बुआई का समय। लिखो इसमें, सही समय पे बुआई करने से, सही समय पर फसलों की बुआई करने से, सही समय पर फसलों की बुआई करने से अच्छी उपज प्राप्त होती है, अच्छी उपज प्राप्त होती है। यानी यदि फसल अपन लेट से बोएंगे तो क्या नाम से अपने को अच्छी उपज प्राप्त नहीं होगी। यदि अपन अगेती फसल बो देंगे तब
जैसे बाजरे की बुआई, जैसे बाजरे की बुआई कब कर देनी चाहिए? 25 से 30 जून तक। हमें बाजरे की बुआई कब कर देनी चाहिए? 25 से 30 जून तक कर देनी चाहिए। यदि अपन आगे की बुआई कर देंगे तो मानसून काल क्या करता है? जल्दी नहीं आता, जिस कारण हमारी फसल क्या हो जाएगी? झुलस जाएगी। यदि अपन लेट से बुआई करेंगे तो जो खरपतवार वगैरह क्या होते हैं उसको क्या कर लेंगे? फसल को दबा देंगे। इसलिए हमें सही समय पर फसलों की क्या करनी चाहिए? बुआई करनी चाहिए। अगला पॉइंट है बीज दर। दूसरा पॉइंट है बीज दर। शुष्क खेती में हमेशा, जैसे मान लीजिए अपन ने 100 बीज बोए और 100 बीज बोने पे शुष्क खेती में पता है कि नमी की कमी होती है। इसकी कमी होती है, नमी की कमी होती है, और नमी की कम होगी तो बीजों की क्या होगा? बीज कम मात्रा में उगेंगे। जैसे अपन ने 100 बीज बोए, कितने बीज बोए? 100 बीज बोए, और इसमें नमी की मात्रा क्या है? कम होती है शुष्क खेती में, तो कितने बीज उगेंगे? अरे 60 बीज उगेंगे। यदि अपन बीज की मात्रा बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए 100 की जगह अपने 125 बीज बोए, तो 125 बीज बोने पे अपने का रेशियो क्या आ जाएगा? अपना रेशियो आ जाएगा 90 के समथिंग, यानी 90 के समथिंग क्या हो जाएगी? हमारी जर्मिनेशन हो जाएगी, अंकुरण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा खेत पूर्णतः बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा शुष्क खेती में बीज दर क्या रखते हैं? अधिक रखते हैं। देखो बेटा, इसमें शुष्क खेती में अंकुरण की समस्या होने के कारण, शुष्क खेती में अंकुरण की समस्या होने के कारण, अंकुरण की समस्या होने के कारण 10 से 15% बीजों की संख्या, 10 से 15% बीजों की संख्या अधिक रखते हैं, अधिक रखते हैं। यानी कहने का मतलब 10 से 15% यदि बीज अपन अधिक रखेंगे तो क्या होगा? हमारा जो खेत का जो रेशियो होता है जर्मिनेशन का, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे पौधों की संख्या। क्या पढ़ेंगे? पौधों की संख्या। अगला पॉइंट है बेटा पौधों की संख्या। अब पौधों की संख्या क्या मायने रखेगी? जैसे मान लीजिए अपना कोई प्लॉट है, इस तरीके से पॉइंट डाल दो सी, पौधों की संख्या, इस तरीके से अपन ने पॉइंट डाल दिया। अब पौधों की संख्या, जैसे मान लीजिए हमारा प्लॉट है और इसमें कितने पौधे हैं? 90 पौधे हैं। 90 पूरे के पूरे पौधे रहेंगे तो पानी की क्या रहेगी? कमी आ जाएगी। इसलिए पौधे क्या हो जाएंगे? सारे पौधे सूख जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे कि इन 90 पौधों में से 10 पौधे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और कितने पौधे रह जाएंगे? 80 पौधे रह जाएंगे। इन 80 पौधों को पानी क्या हो जाएगा? पर्याप्त मात्रा में मृदा के अंदर से मिल जाएगा। इसलिए पौधों की संख्या कितने प्रतिशत कम रखनी चाहिए? 10 से 15% कम रखनी चाहिए। देखो इसमें शुष्क खेती की मृदाओं में, शुष्क खेती की मृदाओं में
नमी का अभाव होता है, नमी का अभाव होता है। अरे शुष्क खेती में नमी का अभाव हो रहा है, तभी तो क्या अपना रहे हैं, शुष्क खेती अपना रहे हैं। अभाव होता है जिसके कारण पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी, पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए 10 से 15%, इसलिए 10 से 15% पौधों की संख्या कम रखनी चाहिए। इसलिए 10 से 15% पौधों की संख्या कम रखनी चाहिए। अब चौथा पढ़ेंगे डी, बीजोपचार। अब बीजोपचार में क्या होगा कि शुष्क खेती की बुआई से पूर्व क्या करेंगे कि बीजों को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब भिगोने से क्या होता है कि जर्मिनेशन होता है, जो अंकुरण होता है वो जल्दी से हो जाता है। और भिगोने के बाद में क्या करेंगे कि क्या नाम से इसके बाद उनको छायादार स्थान पे सुखा देते हैं और थायरम कैप्टान वगैरह से क्या कर देते हैं, उपचारित कर देते हैं। इसके बाद कीटनाशी रसायन से और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित कर देते हैं। बीज उपचार करने का फॉर्मूला होता है बेटा FIR। क्या होता है, FIR। अपने कोई भी केस वगैरह हो जाता है तो अपन पुलिस थाने में FIR कराते हैं। FIR की फुल फॉर्म होती है उस तरीके से जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लेकिन हमारे यहाँ पे उसकी ऐसी फुल फॉर्म नहीं है। यहाँ पे अपने फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर यानी फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर, यानी सबसे पहले बीजों का अपन किससे उपचार करेंगे, फंजीसाइड कोई भी फफूंदनाशी से उपचार करेंगे, फिर उसके बाद कोई कीटनाशी उपचार करेंगे और उसके बाद में राइजोबियम कल्चर से उपचार करेंगे। यदि आपने पहले राइजोबियम कल्चर से उपचार कर दिया, बाद में कीटनाशी से किया, तो राइजोबियम अंदर के क्या पाए जाते हैं, लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। और लाभदायक जीवाणु किससे नष्ट हो जाएंगे, जो अपन कीटनाशी क्या नाम से वो करते हैं, उपचार करते हैं, उसके कारण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा इस फॉर्मूले से फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर, सबसे पहले फफूंदनाशी, उसके बाद में कीटनाशी और उसके बाद में राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित करना चाहिए। देखो इसमें शुष्क खेती में बीजों की बुआई के 8 से 10 घंटे पूर्व, शुष्क खेती में बीजों की बुआई के 8 से 10 घंटे पूर्व भिगो देना चाहिए। भिगो देना चाहिए। उसके बाद बीजों को छाया में सुखा देना चाहिए। बीजों को छायादार स्थान पर सुखा देना चाहिए। यानी बीज को 8 से 10 घंटे पूर्व भिगोने से क्या होगा, मतलब जर्मिनेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बीजों को सबसे पहले
फंजीसाइड कौन सी लगाएंगे, थायरम लगा दो चाहे कैप्टान लगा दो। बीजों को सबसे पहले थायरम या कैप्टान से उच्चारित कर देना चाहिए। उच्चारित कर देना चाहिए। उसके बाद यानी ये तो अपन ने किससे उच्चार कर दिया, फंजीसाइड। उसके बाद कीटनाशी रसायन से, उसके बाद कीटनाशी रसायन से, और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से, राइजोबियम कल्चर से बीजों का उपचार कर देना चाहिए। बीजों का उपचार कर देना चाहिए। ये हो गया बीजोपचार। शुष्क खेती में बुआई से पहले क्या करेंगे, बीजों को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे। भिगोने से क्या होता है कि बीजों का जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद उनको छायादार स्थान पे सुखा दिया जाता है, और छायादार स्थान पे सुखाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले फंजीसाइड कोई भी थायरम कैप्टान से उपचारित कर देंगे। उसके बाद कोई भी कीटनाशी रसायन से, फिर उसके बाद में राइजोबियम कल्चर से बीजों को उपचारित करके बुआई कर देनी चाहिए। अब ये किसके अंदर पढ़े अपन ने, बुआई के अंदर पढ़े सारे पॉइंट। अब पढ़ेंगे 5वां पॉइंट, बुआई की विधि। बुआई की विधि हमेशा फसलों की बुआई किसके अनुसार करनी चाहिए, पंक्तियों में करनी चाहिए, और उनके अंतरण के हिसाब से। यानी हर फसल के पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए उसी अंतरण के हिसाब से क्या करना चाहिए, बीजों की बुआई करनी चाहिए। देखो बीजों की बुआई, कौन सा पॉइंट है ये, बीजों की बुआई वाला। बीज उपचार हो गया, बीज उपचार के बाद में बुआई की विधि 5वां पॉइंट है। बुआई की विधि यानी जो बुआई की विधि करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, यानी फसल की बुआई पंक्तियों के अंतरण के अनुसार ही कर देनी चाहिए। देखो फसलों में पंक्तियों की बुआई, फसलों में पंक्तियों की, फसलों की बुआई, फसलों की बुआई यानी जो फसल की बुआई करेंगे, जैसे हर फसल की स्पेसिंग अलग अलग होती है। जैसे मक्का की पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति दूरी अलग होती है, ज्वार की अलग होती है, बाजरे की अलग होती है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, अंतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वो अंतरण बोलते हैं। फसलों की बुआई पंक्तियों में, फसलों की बुआई पंक्तियों में उनके अंतरण के अनुसार, उनके अंतरण के अनुसार, अंतरण के अनुसार कर देनी चाहिए। उनके अंतरण के अनुसार कर देनी चाहिए। आप पढ़ेंगे खाद उर्वरक, छठा पॉइंट खाद एवं उर्वरक। अब खाद उर्वरक शुष्क खेती में क्या करेंगे कि प्रयोग करते समय इनका खाद और उर्वरक का हमें
खाद्य उर्वरकों का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या हो जाएगी? पहली बात तो यही होगी, जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय डाल देते हैं, और जो शेष नाइट्रोजन होती है उसको बड़ी फसल में छिड़क देते हैं। लिखो इसमें पहला पॉइंट, खरीफ की फसलों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय डाल देते हैं। खेत की तैयारी के समय डाल देते हैं, और शेष नाइट्रोजन को खड़ी फसल में खड़ी फसल में समान रूप से छिड़क देते हैं। और शेष नाइट्रोजन को खड़ी फसल में समान रूप से छिड़क देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि क्या नाम से 3 साल के बाद एक बार गोबर की खाद जरूर देनी चाहिए, यानी हर 3 साल के बाद एक बार गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख लो, 3 साल बाद एक बार 8 से 10 क्विंटल 8 से 10 टन 3 साल बाद एक बार 8 से 10 टन गोबर की खाद डालनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि क्या नाम से रबी के फसलों में खाद उर्वरक की मात्रा खेत की तैयारी करते समय देनी चाहिए। रबी की फसलों में खाद उर्वरक की मात्रा खेत की तैयारी करते समय देनी चाहिए। खेत की तैयारी करते समय देनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, फसल की सिफारिश के अनुसार ही खाद उर्वरक देना चाहिए, यानी हर फसल की सिफारिश, हर फसल के अलग अलग नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है और पोटास की आवश्यकता होती है। यानी वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार हर फसल के खाद उर्वरक की डिमांड, जो मांग होती है, जो आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, अलग होती है। उसको क्या बोलते हैं, सिफारिश बोलते हैं। देखो, फसल की सिफारिश के अनुसार ही फसल की सिफारिश के अनुसार ही
सिफारिश के अनुसार ही खास उर्वरक की मात्रा देनी चाहिए। खास उर्वरक की मात्रा देनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे लास्ट, जो क्या नाम से उर्वरकों की मात्रा फसल के लिए सिंचित क्षेत्र की तुलना में, यानी जो उर्वरक अपन डाल रहे हैं, जैसे सिंचित क्षेत्र में अपन 90 kg नाइट्रोजन डाल रहे हैं, तो शुष्क खेती में उसकी आधी मात्रा जैसे 45 kg ही खेत के अंदर डालनी है। देखो उर्वरक की मात्रा यदि सिंचित क्षेत्र में उर्वरक की मात्रा किसी भी फसल के लिए यानी किसी भी फसल के लिए, कोई भी फसल हो, किसी भी फसल के लिए सिंचित क्षेत्र की तुलना में किसी भी फसल के लिए सिंचित क्षेत्र की तुलना में आधी मात्रा डालनी चाहिए। यानी शुष्क स्थिति में इन सभी खाद उर्वरक देते समय इन सभी बातों का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लास्ट पढ़ेंगे अपन खरपतवार नियंत्रण। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? खरपतवार नियंत्रण। सातवां पॉइंट है खरपतवार नियंत्रण। इसके बारे में, यानी कि खरीफ की फसलों के खरपतवार का प्रकोप क्या होता है, अधिक होता है, उसके नियंत्रण के लिए फसल चक्र अपनाकर करते रहना चाहिए। तो खरीफ की फसलों में खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है, यानी जो खरीफ की फसल की बुआई करते हैं उसमें किसका प्रकोप क्या होता है, अधिक होता है। खरीफ की फसलों में खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है, जिससे गर्मियों में गहरी जुताई करके फसल चक्र व गर्मियों में गहरी जुताई करके तथा समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए तथा समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे मिश्रित खेती। अब मिश्रित खेती कहते किसे हैं, यानी एक खेत में मिश्रित फसल, मिश्रित फसल लास्ट पढ़ेंगे मिश्रित फसल। यानी एक खेत में एक या एक से अधिक फसलों की बुआई करना ही
क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं मिश्रित फसल का, जैसे मक्का की दो कतारों के बीच उड़द की दो कतारें बोना, वो क्या कहलाती है? मिश्रित फसल कहलाती है। जिससे क्या होगा कि जो उड़द अपन ने बोई है वो मृदा को क्या कर लेती है? पूरी तरह कवर कर लेती है, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है? नमी हो जाती है। लिख लो, किसी निश्चित एक खेत में एक या एक से अधिक लिख देता हूं, एक खेत में एक या एक खेत में एक से अधिक फसलों की बुआई एक साथ करना ही मिश्रित फसल कहलाते हैं। मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे मक्का की दो कतारों के बीच, जैसे मक्का की दो कतारों के बीच उड़द की दो कतारें बोना, उड़द की दो कतार बोना। यह हमारा कंप्लीट हो गया सिद्धांत। दो सिद्धांत पढ़ लिया पढ़ने, नमी संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा पढ़ लिया फसल प्रबंधन का सिद्धांत। नमी संरक्षण में 3 पढ़ लिए। नमी का संरक्षण कैसे करें? मल्च का उपयोग कर दें, खेत की जल धारण क्षमता बढ़ा दें और पौधे के वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर दें। अब फसल प्रबंधन में अपन ने फसल की किस्मों का चयन, फसल का चयन किया, फसल की किस्मों का चयन किया, फसल की बुआई में बीज दर, पौधों की संख्या और क्या नाम से, इन सभी के बारे में अपन ने चर्चा की। कल की वीडियो में हम अपन फसल चक्र वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।